हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आपके साथ जुड़ चुका हूं आज 18 नंबर की सीरीज में। और आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं रेडियो सक्रियता की सेकंड सीरीज के बारे में। हम यहां से बात करने वाले हैं। यदि आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखें, जहां से हमने इसकी बेसिक बातों को जो सीखा था वो बेसिक बात आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को भी प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। वहां रोजाना क्यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आगामी आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण साइंस को पढ़ाने वाला हूं। तो रोजाना आप 10 बजे वाली क्लास में मेरे साथ जुड़े रहें और साइंस का भरपूर आप मजा लें। और दोस्तों, यदि आपको हमारा काम यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, अन्यथा आप तो मजे से हमारे साथ जुड़ के पढ़िएगा। और दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन को। इससे पीछे का जो पार्ट था, उस पीछे के पार्ट में हमने 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और उससे जुड़ी हुई सभी बातों को वहां से हमने सीखा था। और आज हम डिस्कस करते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन को। 16वें नंबर के क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? देखो, अधिकतर स्टूडेंट इसका गलत जवाब दे पाते हैं क्योंकि उनको दो चीजों का मालूम नहीं हो पाता है। एक तो देखो, यहां दिया हुआ है कार्बन डेटिंग विधि और यहां दिया हुआ है यूरेनियम डेटिंग विधि। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया है बी, लेकिन बी इसका गलत जवाब होता, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो विधि होती है इसके द्वारा तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। किसकी आयु ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। लेकिन पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है वो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। तो अभी यहां से आप यहां से दो चीजों को जान पाए होंगे कि यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है, इस यूरेनियम डेटिंग विधि से तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग विधि से किसकी? जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है। अब ये आप कमेंट बॉक्स में छापें कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा होती है उस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ आप मेरे को जिसमें जीवाश्मों की स्टडी की जाती है। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में छापें इस चीज को कि विज्ञान की वो कौन सी शाखा होती है जिसमें हम जीवाश्मों का स्टडी करते हैं। और दोस्तों, विज्ञान की शाखाओं से संबंधित यदि आपने टॉपिक को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर रखा है कि विज्ञान की विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाके भी अपना सही जवाब चेक करें कि आपने क्या जवाब दिया है। यदि आपका गलत जवाब आया है तो इसका मतलब विज्ञान की शाखाओं का टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप विज्ञान की शाखाओं का टॉपिक भी वहां से पढ़ सकते हैं। आगामी परीक्षाओं में से बहुत ही क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन सही करने के लिए आप जो इस विज्ञान की शाखाओं के जो पार्ट है उन सभी पार्टों को क्रम टू क्रम देखें। और दोस्तों, यहां से आपका सही जवाब तो क्या होता 16वें नंबर का? क्या कि यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि से तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग जो विधि होती है, इस कार्बन डेटिंग विधि से किसकी? जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है। और विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें जीवाश्मों की स्टडी की जाती है? ये आप कमेंट बॉक्स में देखो मेंशन कर ही पा रहे होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा। तो देखो, रेडियो सक्रियता में हमने ऐसे पढ़ा था कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको हम खुला छोड़ दें तो खुला छोड़ने के पश्चात वो अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। और उत्सर्जन के पश्चात ये जो अल्फा बीटा गामा जो किरण होती हैं, इन अल्फा बीटा गामा किरणों को अदृश्य किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य किरणें भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इनका वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा है कि अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा का खोज करता तो कौन था? रदरफोर्ड था। ऐसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। यदि जिन स्टूडेंटों ने रेडियो सक्रियता का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके इसके फर्स्ट पार्ट को भी देखें, जिससे कि जुड़ाव की सभी चीजें आपको समझ में आ सकें।
और टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सामान्य विज्ञान के मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं एक ही पीडीएफ में, जिसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है। और इन नोट्सों में आपको बहुत ही उपयोगी चीजें मिलने वाली हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए। तो अल्फा और बीटा की खोज तो किसने की? रदरफोर्ड ने की। और जो गामा जो किरण है, इस गामा किरण की खोज की थी किसने? हेनरी बैकुरेल ने। किसने खोज की थी? हेनरी बैकुरेल ने। और रेडियो सक्रियता की खोज भी किसने की थी? इसी हेनरी बैकुरेल ने की थी। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। तो यहां से हमारा सही जवाब होता अल्फा बीटा के बारे में पूछा है तो अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। यदि गामा किरण के बारे में पूछता है तो गामा किरण की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरेल ने। यदि रेडियो सक्रियता की खोज पूछे तो रेडियो सक्रियता की खोज भी किसने की थी? हेनरी बैकुरेल ने। लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में यदि कहीं पूछा जाता है तो वहां से हमारा सही जवाब होगा मैडम क्यूरी। और रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है वो इकाई भी क्या होती है? क्यूरी ही होती है। तो यहां से 17 नंबर का सही जवाब होता सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 Na 22। देखो किसी भी एलिमेंट के जो पैरों में यानी कि नीचे जो संख्या लिखी जाती है ना वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है? Z से। और ऊपर जो संख्या मेंशन की जाती है वो ऊपर संख्या होती है उसका परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है। बहुत सी एग्जामों में ये पीछे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के कौन से लेटर से दिखाते हैं? Z से। और परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी के ए लेटर से लिखा जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा कि सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के पश्चात बनने वाला पदार्थ क्या होता है? सीडीएस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि अल्फा किरण, यदि किसी तत्व से एक अल्फा किरण निकलती है ना तो उसका परमाणु क्रमांक तो 2 और उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 4 कम हो जाता है। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के Z से लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान इसको अंग्रेजी के ए लेटर से लिखा जाता है। यानी कि एक अल्फा किरण निकलने पर परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो जाती है, 2 की कमी, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। वही मैंने आपको बताया था कि जो बीटा जो किरण होती है, इस बीटा किरण के निकलने से यदि किसी तत्व से एक बीटा किरण का उत्सर्जन हो रहा है तो उसका परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। और वही मैंने आपको बताया था कि गामा किरण, गामा उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। इसके निकलने पर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो बीटा के बारे में पूछे तो बीटा में तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा के बारे में यदि पूछा जाए तो अल्फा का परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। अब यहां से हमें बीटा के बारे में पूछा तो सोडियम में से एक यदि बीटा किरण का उत्सर्जन होगा तो उसका परमाणु क्रमांक कितना बढ़ जाएगा? 1। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है तो इसका एक परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो कितना होगा? 12 होगा। अब 12 पे कौन सा एलिमेंट आता है वो हमें यहां से बताना था। तो 12 पे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है ये मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। यदि सोडियम से एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो जो हमारे पास बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। तो सोडियम तो 11 पे आता है, 12 पे कौन आएगा? मैग्नीशियम। तो यहां से हमारा सही जवाब होता ए, यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो एक ऊर्जा के साथ और एक नई खुशी के साथ अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कांस्टेबल 2001 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो रेडियो सक्रिय पदार्थ तो हम किसे कहते हैं कि जो अल्फा, जो बीटा और जो गामा का क्या करें? उत्सर्जन करें। और यदि पूर्ण रूप से
अल्फा बीटा गामा यदि पूरी की पूरी निकल गई तो हमारे पास जो शेष एलिमेंट बचता है, इस शेष एलिमेंट में हमारे पास शेष रहता है क्या, सीसा। यही बात हमें क्वेश्चन में पूछी है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं, शीशे में बदल जाते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता सी होता। ये लास्ट ईयर एनटीपीसी के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थों से अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन के पश्चात शेष पदार्थ क्या बच जाता है, तो क्या बच जाता है, सीसा बच जाता है। तो 19 का आप सही जवाब बता पाए होंगे कि बी हमारा यहां से सही जवाब है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरण क्या है? एमपी पुलिस में 2003 में यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था पेपर में। तो देखो अल्फा के बारे में तो मैंने आपको ऐसे बताया है कि अल्फा में परमाणु क्रमांक यानी कि जेड, परमाणु क्रमांक में तो कितने की कमी हो जाती है, 2 की। और जो इसका ए होता है यानी कि परमाणु द्रव्यमान, इस परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है। और जो बीटा होता है, ये बीटा किरण यदि कहीं निकलती है तो उसका जेड कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और जो गामा किरण होती है, गामा किरण कैसी होती है, उदासीन होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसकी तरह बिहेव करती है, यानी कि अल्फा जो किरण होती है वो अल्फा किरण हीलियम की तरह व्यवहार करती है। तो हीलियम कण भी कहते हैं अल्फा को। तो 20 का यहां से सही जवाब होता बी, यहां से सही जवाब होता कि जो अल्फा जो किरण होती है वो हीलियम की तरह ही बिहेवियर करती है, क्योंकि वहां 2 और 4 में कमी होने की वजह से ऐसा ही हीलियम में हो पाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है बीटा किरण बनी हुई होती हैं। बीटा किरण किससे बनी हुई होती हैं? यहां ऑप्शन दिए हुए धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, उदासीन कण, तो किससे बनी हुई होती हैं? तो देखो जो अल्फा जो होती है, इस अल्फा पे तो कैसा आवेश पाया जाता है, इस अल्फा पे पाए जाने वाला आवेश होता है पॉजिटिव। और बीटा पे आवेश जो पाया जाता है वो बीटा पे आवेश होता है नेगेटिव। और जो गामा जो किरण होती है, इस गामा किरण कैसी होती है, उदासीन होती है। यानी कि जो अल्फा जो किरण होती है वो अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है, बीटा जो किरण होती है तो नेगेटिव कणों से मिलकर बनी होती है, गामा तो खुद ही एक उदासीन होती है। तो यहां से हमें बताना था कि बीटा किरणें किसकी बनी हुई होती हैं। तो बीटा किरण किसकी बनी हुई होती है, ऋण आवेशित कणों से वो बनी हुई होती है। और बीटा पे कैसा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। सही जवाब आपका यहां से होता कौन सा, बी ऑप्शन। जैसे कई स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर क्लास में बने हुए होते हैं तो वो तो इसका देखो सही जवाब कमेंट बॉक्स में फटाक से छाप पाते हैं। और आप भी इस क्वेश्चन को देखो सही तरीके से देखें। यदि आपने इन क्वेश्चनों को आपको बताने में कोई दुविधा हो रही है तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर देखते चलें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन पाएंगे, क्योंकि वहां मैंने बहुत सी आपको बेसिक बातों को डिस्कस करवाया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो देखो रेडियो जो सक्रिय पदार्थ होते हैं, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिक से कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा निकलती हैं। क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछा कि अल्फा, बीटा, गामा किरण में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। अब सर्वाधिक भेदन क्षमता को पढ़ने से पहले हमें इसका वेग का क्रम पढ़ना होगा कि सर्वाधिक वेग किसका होता है। यदि सर्वाधिक वेग की यदि बात करें तो वेग का यदि क्रम लिखते हैं हम, तो देखो सर्वाधिक वेग तो किसका होता है, मतलब गति सर्वाधिक किसकी होती है। एक हमें यहां सीखना होगा सर्वाधिक कम गति किसकी होती है, फिर उसके बाद हमें मालूम हो सकेगा कि भेदन क्षमता किसकी ज्यादा हो पाएगी। तो वेग तो सर्वाधिक होता है किसका, गामा का, और सर्वाधिक कम वेग होता है किसका, अल्फा का। यानी कि वेग ज्यादा होने के कारण इसकी भेदन क्षमता भी गामा की क्या हो पाएगी, ज्यादा हो पाएगी। और अल्फा का वेग कम है, इस कारण इसकी भेदन क्षमता भी क्या होगी, भेदन मतलब इसको छेद करने वाली, वो भी क्षमता क्या हो पाएगी, कम हो पाएगी। यानी कि भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, गामा की। भेदन क्षमता सबसे कम होती है किसकी, अल्फा की। वेग सर्वाधिक किसका होता है, गामा किरण का। वेग सर्वाधिक कम होता है किसका, अल्फा का। तो यहां से आप बता पाते हैं कि सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है किसकी, गामा किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक देखने को मिलती है। सही जवाब आप बता पाए होंगे। तो 22 का सही जवाब होता सी, यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की भी ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही चुका है।
दोस्तों यदि हमारा काम यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, अन्यथा आप तो मजे से हमारे साथ पढ़िएगा। और टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सभी टॉपिकों को आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडियो सक्रियता के बारे में हमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है 23वें नंबर के में कि रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है, रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है। अब तक हम टॉपिक में पढ़ते हुए आए हैं कि जो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं इनके नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। यानी कि हमें यहाँ से मालूम होना चाहिए था कि रेडियो सक्रियता जो पदार्थ जो होते हैं उनमें रेडियो सक्रियता का जो गुण पाया जाता है वो गुण किसका होता है, उनके नाभिक का गुण होता है। क्योंकि नाभिक से क्या निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा निकलती हैं, और ये किरणें निकलने के पश्चात उस तत्व के पास क्या बचा रहता है, शेष शीशा रहता है या शीशे में वो परिवर्तित हो जाता है। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है, नाभिक का गुण होता है। तो यहां से हमारा 23 का सही जवाब होता, डी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही चुका है और इसका आंसर भी आप फटाक से कमेंट बॉक्स में छापे देखें। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो यदि आप मेरे साथ आज के इस लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे कि यदि किसी तत्व से एक अल्फा किरण निकलती है तो उसका परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक में तो कितने की कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा कि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। 1 किस में बढ़ता है? अब देखो जो बीटा जो किरण होती है, इस बीटा किरण में उसका परमाणु क्रमांक तो कितना बढ़ जाता है या कितना कम हो जाता है, ऐसा आप लेक्चर में मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे। यदि किसी तत्व से एक बीटा किरण निकलती है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। लेकिन जो परमाणु जो द्रव्यमान होता है, इस परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और जो गामा किरण होती है, ये गामा किरण उदासीन होती है, इसके निकलने पर तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप मेरे को ये बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है। देखिए फटाक से आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को छापें कि परमाणु क्रमांक अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है। दोनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में छापे देखें। चलिए तो फटाक से आप छापें इसका जवाब। तो देखो कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन भी कर पा रहे हैं, फिर भी चलो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। परमाणु जो क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक को तो अंग्रेजी के Z लेटर से लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी के A लेटर से लिखा जाता है। हमने पीछे भी इन चीजों को डिस्कस किया था। यदि आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो आप इसका सही जवाब बता ही पा रहे होंगे। तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है? बीटा के उत्सर्जन से बढ़ रहा है, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो 24 का सही जवाब होता है यहाँ से बी हमारा सही जवाब होता कि बीटा किरण के निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अल्फा पे निकलने पर उसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी देखने को मिलती है। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकतम जैविक सती किससे होती है? अधिकतम जैविक सती किससे होती है? देखो अभी मैंने आपको भेदन क्षमता के बारे में बताया था कि भेदन क्षमता, सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? सर्वाधिक भेदन क्षमता के बारे में बात करें तो हम बताते हैं उसको क्या, गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक देखने को मिलती है। जब ही इसकी भेदन क्षमता ही सर्वाधिक है तो सती भी यानी कि नुकसान भी जो हमें ज्यादा करेगी वो कौन सी करेगी? गामा ही कर पाएगी। जबकि अल्फा जो होती है, इस अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। इस गामा की तुलना में कम नुकसान पहुंचाती है हमारे को कौन सी? अल्फा, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता कम होती है। तो भेदन क्षमता अधिक होने के कारण जो अधिकतम जो जैविक क्षति पहुंचाने का काम करती है वो कौन करती है? गामा किरण ही करती है। सही जवाब आप बता पाते, बी यहां से हमारा सही जवाब होता। यहां से एक ही इस चीज को भी आप ध्यान रखें कि भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है?
वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी, गामा किरण की होती है, और सर्वाधिक कम किसकी होती है, अल्फा की होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं। यहां से हमें वेदन क्षमता या भेदन क्षमता का अवरोही क्रम लिखना था। भेदन क्षमता का अवरोही क्रम। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने से पहले हमें अवरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम किसे लिखते हैं, यानी कि वह क्रम जिसमें पहले बड़ा आए, फिर उससे छोटा आए, फिर उससे छोटा आए, फिर उससे छोटा आए। इस क्रम को हम कहते हैं कौन सा क्रम, अवरोही क्रम कहते हैं। और आरोही क्रम के बारे में यदि कहीं आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं आरोही क्रम में पहले छोटा आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे भी बड़ा आता है और सबसे बड़ा आता है। यानी कि सबसे लास्ट में बड़ा आता है किसमें, आरोही में, और सबसे पहले बड़ा आता है किसमें, अवरोही में आता है। तो दोनों चीजों को आप समझें, आपके बहुत जगह ये काम में आने वाली है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको विज्ञान में ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं, आपको मैथमेटिक्स में भी ये चीजों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार आपको इससे रिलेटिव क्वेश्चनों को पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो भेदन क्षमता में हमें बताना था यहां से क्या, कि सबसे पहले तो हमें यहां से बताना था कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, क्योंकि तभी तो हम बता पाते इसका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहले बड़ा आता है। तो चलिए तो देखिए बताइएगा, ऑप्शन में आप छापे इस चीज को कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है किसकी, गामा की। फिर देखो तीर का चिन्ह एक तो ये आता है और एक ये आता है। इसका मतलब तो होता है, देखो ये 2 लिख दूं मैं, इधर इधर 1 लिख दूं, इसका मतलब तो ये होता है, मतलब बड़ा इधर, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा आएगा। इसका मतलब होता है ये वाला कि जिधर हमेशा बड़ा आता है उधर इस तीर का चिन्ह क्या होता है, खुला हुआ मिलता है। तो ज्यादा भेदन क्षमता है किसकी, उसकी किसकी है, गामा की है। फिर उसके बाद क्या आएगी, बीटा आएगी। फिर वही तीर का चिन्ह काम में लेना है और फिर हम लेंगे कौन सी, अल्फा। तो उनकी भेदन क्षमता का अवरोही क्रम तो हो गया गामा, बीटा और अल्फा। तो ऐसा कोई से एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। देखो ए ऑप्शन तो इसका गलत होता, अल्फा आ रहा है। बी ऑप्शन भी इसका सही जवाब होता, क्योंकि पहले गामा आ रहा है, फिर बीटा और फिर अल्फा। जैसा आप इधर से भी समझ पाए होंगे कि गामा किरण जो होती है उसमें भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, फिर उससे कम बीटा में होती है, फिर सबसे कम किस में होती है, अल्फा में होती है। तो आप 26 का सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फा, बीटा, गामा किरण की वेदन शक्तियों का आरोही क्रम। अब हमें आरोही क्रम बताना था। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने अवरोही क्रम बताया, और अवरोही और आरोही क्रम के बारे में मैंने आपको ऐसे बताया कि जो आरोही जो क्रम होगा वो आरोही क्रम होगा, पहले क्या आएगा, छोटा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बड़ा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बड़ा, फिर आएगा उसके बाद क्या, बड़ा। तो ऐसा जो क्रम होता है उसको तो कहते हैं आरोही। और पहले उसमें बड़ा है, फिर उसमें छोटा है, फिर उसमें छोटा है, ये जो क्रम होता है ये क्रम होता है कौन सा, अवरोही क्रम होता है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमें अवरोही क्रम पूछा था, तो वहां हमने बताया है, वहां हमने इसकी जुड़ाव की चीजों को भी सीखा है। तो अब हमें यहां से ऑप्शन में बताना था आरोही क्रम। कौन सा बताना था, आरोही क्रम। तो आरोही में सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा की। अब तीर का चिन्ह आएगा ये, क्योंकि अल्फा से ज्यादा भेदन क्षमता होती है किसकी, बीटा की, और बीटा से भी ज्यादा भेदन क्षमता होती है किसकी, गामा की होती है। तो ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में लिखा होगा। देखो देखें कमेंट बॉक्स में भी आप छाप पाए हैं कि ए इसका सही जवाब होगा, अल्फा, बीटा और गामा। ऐसा आप सीख ही पाए होंगे। पीछे के क्वेश्चन में भी हमने इन्हीं बातों को वहां से भी डिस्कस किया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो देखो आज हमने सीखा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का खोजकर्ता तो कौन था, रदरफोर्ड था। वहीं मैंने आपको बताया था कि गामा किरण का खोजकर्ता कौन था, हेनरी बैकुरल। कौन था, हेनरी बैकुरल था। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा एक्सरे, यानी कि एक्स जो किरण होती है इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था कौन, रोंटजन। बहुत बार आपको परीक्षाओं में इस बात को पूछा जा चुका है। एसएससी 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स किरण की खोज किसने की थी, रोंटजन ने की थी। और एक्स किरणों का उपयोग करते हैं हड्डियों का चित्र लेने में। हड्डियों का चित्र लेने के लिए जिन किरणों का उपयोग किया जाता है वो किरणें होती हैं कौन सी, एक्सरे होती हैं। तो यहां से 28 का सही जवाब होता हमारा क्या, बी, यहां से सही जवाब होता।
और बैकुरल, बैकुरल जो है उसने किसकी खोज की थी, गामा किरण की भी खोज की थी और रेडियो सक्रियता की भी खोज की थी। किसकी, रेडियो सक्रियता की भी खोज की थी। लेकिन जो यहां लिखा हुआ है मैडम क्यूरी या मेरी क्यूरी लिखा हुआ है, इसने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। किसकी खोज की थी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक का नाम हम पढ़ते हैं वो होता है मैडम क्यूरी। तो यहां से हमारा सही जवाब, एक्सरे के बारे में पूछा था तो हमारा सही जवाब यहां से कौन सा होता है, बी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो फटाक से अगले क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था जो हमने पीछे डिस्कस किया है। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज हम पढ़ ही चुके हैं, किसने की थी, बी यहां से हमारा सही जवाब होता कि एक्स किरणों की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, रोंटगन था। तो सही जवाब यहां से कौन होगा, 29 हमारा यहां से सही जवाब होगा। और देखो लेवासिए, लेवासिए के बारे में आप क्या जानते हैं या आप मेरे को ये बताओ कि लेवासिए विज्ञान की किस शाखा का जनक कहलाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे को बताएं कि लेवासिया जो होता है वो किसका जनक होता है। और इस सीरीज में यदि आप मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो आप पक्का जान पाए होंगे कि लेवासिया किसका जनक कहलाता है, क्योंकि हमने इस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक जनकों से संबंधित ही पढ़ा था। अभी तक आपने उस टॉपिक को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उस टॉपिक को भी देख सकते हैं, जिससे विज्ञान से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो जनक होते हैं उन जनकों के बारे में आप जान सकें। चलिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से इस बात को मेंशन करें कि लेवासिया किसका जनक कहलाता है। चलिए तो तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। यानी कि देखो भेदन क्षमता के बारे में हमें यहां से पूछा है कि भेदन क्षमता सबसे कम किसकी है। पारगम्यता का मतलब है उसको भेदने वाली, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता वो भी कौन सी, न्यूनतम वाली होनी चाहिए। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहां से बताया है कि भेदन क्षमता सबसे कम तो यानी कि न्यूनतम तो किसकी होती है, अल्फा की। और सर्वाधिक यदि सर्वाधिक के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो सर्वाधिक होती है किसकी, बीटा की होती है। तो न्यूनतम के बारे में पूछा था तो न्यूनतम के बारे में हमें यहां से बताना था, हमारा डी यहां से सही जवाब होता कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किसकी होती है, अल्फा की होती है। सही जवाब आपका क्या होता है, यहां से डी आपका यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 विकिरण को चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्सर्जित करता है। आज का जो लेक्चर हमने शुरू किया था तो वहां आपने C14 पढ़ा होगा, कार्बन 14 पढ़ा था, जिसे हम कार्बन डेंटिंग विधि कह रहे थे। क्या कह रहे थे, कार्बन डेंटिंग विधि, जिसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि C14 या कार्बन डेंटिंग विधि का उपयोग हम कहां करते हैं, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। फिर वहीं आपको क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी का आयु का आकलन, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेंटिंग विधि से करते हैं। किससे करते हैं, यूरेनियम डेंटिंग विधि से किया जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, दोबारा से परीक्षाओं में रिपीट हो सकते हैं। लेकिन यहां पूछा कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कहां करते हैं। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कहां करते हैं, ये आप देखिए कमेंट बॉक्स में फटाक से इस बात को लिखें, देखें कि कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कहां करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है। पहले तो आप मेरे को यह बताएं कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है, तो देखो यहां लिखा हुआ है चिकित्सा। कोबाल्ट 60 का उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। किसमें करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। अब तक देखो कई स्टूडेंटों ने कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब लिखा है। तो देखो कोबाल्ट 60 का उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम कहां करते हैं उसके बारे में हमें यहां से बताना था। तो जो कैंसर होता है, इस कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। लेकिन कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में क्यों करते हैं, ये क्या उत्सर्जित करती है, हमें तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा है क्योंकि से उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, एक्स किरणों का उत्सर्जन करने के कारण कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। एक देखो आयोडीन 131 होता है, इस आयोडीन 131 का उपयोग हम थायराइड के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में करते हैं, थायराइड के उपचार में करते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता 31 का सी होता
कि कोबार 60 का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर का उपयोग या कैंसर का पता लगाने के लिए करते हैं। और वो उसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्स किरण का क्या करती है? उत्सर्जन करती हैं। तो सही जवाब आप सी की पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, ये रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई क्रिया नहीं होती है? कोई क्रिया नहीं होती है। तो देखो अल्फा जो किरण हो रही थी, इस अल्फा किरण के निकलने पर उसका परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो रही थी और जो उसका परमाणु द्रव्यमान था उसमें 4 की कमी हो रही थी। तो परिवर्तन देखने को मिल रहा था हमें। लेकिन जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, इनके बीटा किरण यदि उत्सर्जित हो रही थी तो बीटा किरण से इसका परमाणु क्रमांक कितना बढ़ रहा था? 1 बढ़ रहा था। लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो यहां से भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था, यानी कि क्रिया हो रही थी। लेकिन गामा जो किरण होती है, ये गामा किरण उदासीन होने के कारण कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। तो यहां से हमारा सही जवाब होता बी। यहां से सही जवाब होता कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई क्रिया नहीं होती है? गामा किरण के दौरान कोई क्रिया नहीं होती है। और यहाँ सी ऑप्शन में एक्स लिखा हुआ है, तो रेडियोधर्मी पदार्थों से एक्स किरण का उत्सर्जन होता ही नहीं है हमारे पास। तो 32 का सही जवाब होता है यहाँ से क्या? बी। यहाँ से सही जवाब होता कि जो गामा किरण होती है, गामा किरण उदासीन किरण होती है जिसके दौरान कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? रक्त गति को मापने के लिए किसका करते हैं? देखो आयोडीन जो 131 होता है, इस 131 का उपयोग तो हम थायराइड के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? थायराइड के उपचार में करते हैं। और जो आपके पास कोबाल्ट 60 आता है, इस कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। कार्बन जो 14 होता है, इस कार्बन 14 का उपयोग हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। किसमें करते हैं? जीवाश्मों की आयु में, जिसे हम कहते हैं कार्बन डेंटिंग विधि। कार्बन डेंटिंग विधि। लेकिन जो Na जो 24 यानी कि सोडियम जो 24 होता है, इसका उपयोग हम रक्त प्रवाह की जांच में करते हैं। रक्त प्रवाह की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां से पूछा कि मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। तो रेडियो जो सोडियम आता है, इसका उपयोग हम रक्त प्रवाह की जांच में करते हैं। सही जवाब यहां से बी हमारा सही जवाब होता। चलिए तो आप जान ही पाए होंगे, इसकी जुड़ाव की चीजों को भी आप सीख पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज ये सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि पिंच ब्लेंड पर शोधकर्ता के समय किन वैज्ञानिकों ने रेडियम व पोलोनियम की खोज की थी? तो दोस्तों, यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे, रेडियो सक्रियता का जो हमने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था, उस पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी बेसिक बातों को डिस्कस करवाया था। और वहां मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में मैंने आपको बताया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता। और वहां मैंने आपको ऐसे बताया था कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। और किसकी सहायता से की? एक रेडियम का अयस्क था। इस रेडियम का अयस्क कौन सा था? वो पिंच ब्लेंड। इस पिंच ब्लेंड की सहायता से सबसे पहले मैडम क्यूरी ने रेडियम में कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ऐसे हमने पढ़ा था। तो वहां से आप इस चीज को पकड़ के ही बता सकते थे कि रेडियम का जो खोज करता है या इससे रिलेटिव जो वैज्ञानिक है वो कौन सा जुड़ा हुआ है। तो आप जान पाए होंगे कौन सा जुड़ा हुआ? मैडम क्यूरी और पी क्यूरी, क्योंकि दोनों सहयोगी थे। मैडम क्यूरी, पी क्यूरी और हेनरी बेकुरेल, इनको तीनों को रेडियो सक्रियता के साथ रेडियो सक्रियता में बहुत इंपॉर्टेंट अपना योगदान देने। तो यहां से हमारा सही जवाब होता, देखो क्या, कि रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी और इसका पति जिसे हम कहते हैं क्या? पी क्यूरी, इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया था। तो पिंच ब्लेंड में शोधकर्ता के समय वैज्ञानिक रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और पी क्यूरी ने की थी। तो यहां से हमारा सी यहां से सही जवाब होता कि ए और बी दोनों यहां सही लिखे हुए हैं। 34 का सही जवाब होता सी होता। चलिए तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है
और दोस्तों यदि आपने सभी वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है, जिन वीडियोस में मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करवाया है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन सभी टॉपिकों को भी देख सकते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें सामान्य विज्ञान सिलेबस में है वहां अपना अच्छा स्कोर दिखा सकते हैं। और दोस्तों यदि टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से उस पीडीएफ को भी प्राप्त करें। हजारों स्टूडेंटों ने इस पीडीएफ को प्राप्त किया है और अपने जो व्यू हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि जो हमने 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उस सीरीज के प्रति आपके क्या व्यू हैं, आपके क्या विचार है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, देखें कि आपके क्या विचार हैं। चलिए तो तब तक मैं 35 क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताता हूं कि प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी वाला तत्व कौन सा होता है। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व कौन सा होता है। देखो जल्दी से देखो, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में देके मेंशन करें कि 35 का सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखो प्राचीन वस्तु यानी कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए तो हम कौन सा काम में लेते हैं, कार्बन 14। लेकिन पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेंटिंग विधि या यूरेनियम 235 के सहारे किया जाता है। लेकिन यह प्राचीन वस्तुओं की आयु यानी कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कह रखा है, तो 35 का हमारा सही जवाब होता डी, हमारा यहां से सही जवाब होता। और यहां दोनों चीजों परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है, दोनों की दोनों स्टूडेंट यहां इन दोनों चीजों में कंफ्यूज भी होता है। पृथ्वी की आयु के आकलन के बारे में पूछे तो आपको जवाब बताना है यूरेनियम डेंटिंग विधि या यूरेनियम 235। और जीवाश्मों के बारे में यदि पूछा जाए तो जीवाश्मों के बारे में आप बता सकते हैं कार्बन 14, आप बता सकते हैं अपना जवाब। तो 35 का सही जवाब तो क्या होता, डी हमारा यहां से सही जवाब होगा। सीरीज के प्रति आपके क्या व्यू हैं, आप कमेंट बॉक्स में ऐसा लिख ही पा रहे हैं, देखें। और दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को आपने अभी तक नहीं प्राप्त किया है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को एक ही पीडीएफ में एक साथ और टॉपिक टू टॉपिक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमने मॉडरेट क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और शुद्धि के साथ मैंने आपको उन क्वेश्चनों को अरेंज किया है। तो एक बार आप भी उस पीडीएफ को प्राप्त करें और अपने जो सामान्य विज्ञान की तैयारी है इस सामान्य विज्ञान की तैयारी को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों कल फिर मुलाकात होने वाली है एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ, लेकिन कल आप मेरे साथ 10 बजे जुड़ना नहीं भूलें। और दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। दिल से आपका धन्यवाद।